नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स भी कहते हैं, उसके बारे में। ये क्लास 6 का चैप्टर 3 है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो, या कोई भी अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ी, और पूर्णांक के जोड़, घटाना, गुणा, भाग और बोडमास भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इस सीरीज का पहला पार्ट होगा, पूर्णांक का ये पहला पार्ट है। आगे हम लोग 1-2 पार्ट और बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। जैसे हमारे पास थी पहले प्राकृतिक संख्याएं, फिर आई पूर्ण संख्याएं। हमारे पास जब पूर्ण संख्या थी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याएं थी, तो पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, तभी हमारा पूर्णांक का कॉन्सेप्ट सही समझ में आएगा और पूर्णांक क्या होता है ये सब हमको याद रहेगा। जैसे जब भी हमको किसी छोटी पूर्ण संख्या में से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाना होता था तो हमको हो जाती थी समस्या। जैसे मान लो अगर हमको 3 में से 5 घटाना है, तो अभी तक अगर हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा है, पूर्ण संख्याएं जानते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो अगर हमको 3 में से 5 घटाना पड़े तो इसका उत्तर क्या आएगा, हम लोग इसमें से इसका उत्तर नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए संख्या रेखा में और संख्या पद्धति में विस्तार करने की आवश्यकता हुई और आया पूर्णांक। अब पूर्णांक होता क्या है मैं ये बता दूं। ये है 0, 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता है, ठीक है। ये संख्या रेखा आप जानते ही होंगे। संख्या रेखा के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब क्या शून्य से भी हम जानते हैं कि जैसे हम लोग जैसे जैसे दाहिने तरफ जाते हैं संख्याएं क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, जैसे जैसे बाएं आते हैं संख्याएं घटती चली जाती हैं। तो क्या शून्य से भी कोई छोटी संख्या होती है, क्या शून्य से कोई छोटी संख्या हो सकती है, तो जी हाँ, शून्य से बाएं हम लोग यहाँ पर ऋण 1, यहाँ पर ऋण 2, यानी कि जितनी इधर धनात्मक संख्याएं थी उसी के संगत हम लोग नई नई संख्याओं को लिखते रहेंगे, उसके आगे हम लोग ऋण लगा देते हैं। अब ये हो गया पूर्णांक, ध्यान से समझिएगा। ये शून्य है, दाहिने तरफ वाली संख्याओं को कहते हैं धनात्मक संख्याएं, और बाएं वाले को कहते हैं ऋणात्मक संख्या। यानी कि हर एक प्राकृतिक संख्या के संगत एक ऋणात्मक संख्या होती है और इन दोनों को जोड़ने पर हमारा शून्य आएगा, ठीक है। अब जोड़ घटाना तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो हम लोग पूर्णांक को पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि पूर्णांक होता क्या है, ठीक है। अभी तक तो समझा हमने पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे अब हम लोग समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मान लो हम कोई चीज ठंडा या गर्म रखते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर पानी है और बर्फ जम चुका है, ठीक है, बर्फ से पानी क्या हुआ है, जम चुका है, ठीक। अब हमने मान लिया कि ये 0 डिग्री पर जम रहा है, ठीक, ये 0 डिग्री पर बर्फ जम गया। हम लोग सोच लिए कि यहां से टेम्परेचर की शुरुआत हुई। अब 0 से हम लोग ऊपर आए, गर्मी बढ़ती गई, गर्मी बढ़ती गई, ठीक। लेकिन क्या 0 से नीचे भी तापमान जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि हाँ, 0 से नीचे भी तापमान जाता है। तो उस तापमान को जब 0 से घटता है तो उसको ऋणात्मक तापमान कहते हैं, और जब ऊपर जाता है तो उसको धनात्मक तापमान कहते हैं। जैसे ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ 80 डिग्री, 100 डिग्री, 150, 500, 1000, ठीक है। ऋणात्मक में भी ऋण 1 डिग्री, ऋण 2 डिग्री, यानी कि धनात्मक के उल्टा ऋणात्मक हो गया, ठीक। अब मान लो हम चाहते हैं कि हम अगर ऋणात्मक का प्रयोग नहीं करें, क्यों नहीं हम सबसे नीचे वाले को ही शून्य मान लें। तो क्या शून्य में सबसे नीचे वाले को हम कहां शून्य मानेंगे, क्या ऋणात्मक तापमान का कोई अंत है, तो इसका भी कोई अंत नहीं है, धनात्मक तापमान का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए हमको मजबूरन ऋणात्मक संख्याओं का सहारा लेना पड़ा और पूर्णांकों का विस्तार हुआ। पूर्णांक संख्या रेखा में या फिर संख्या पद्धति में
जुड़े। अब हम लोग बात करते हैं, मान लो ये हमारी एक लिफ्ट है, ठीक है, ये हमारी धरती है, ठीक, और यहाँ एक लिफ्ट लगी हुई है। इसको हम लोगों ने बोल दिया ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ये हो गया पहला फ्लोर, ये हो गया दूसरा फ्लोर, ये हो गया तीसरा फ्लोर, ये हो गया चौथा फ्लोर, ये हो गया पांचवा फ्लोर। हम लोग लिफ्ट लगाए, लेकिन अगर हम ग्राउंड के नीचे एक दो फ्लोर बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, और बनाए तो उसके संगत हम लोग इसको ऋण 1 -1 फ्लोर कह सकते हैं, -2 फ्लोर कह सकते हैं। तो इसीलिए पूर्णांकों का विस्तार हुआ। तो हम लोग एक बार समझ लेते हैं संख्या रेखा बनाकर या फिर एक कोष्ठक में कि पूर्णांक क्या होते हैं अच्छे से, तब हमको और ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग योगात्मक प्रतिलोम, योग, ये सारी चीजें पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट में मैं पढ़ाऊंगा। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं जो चीज आपको नहीं समझ में आएगी। तो अब हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। देखो, जब पूर्णांक क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, ऐसे इधर चलता जाता है या अनंत तक। ये सभी संख्याएं धनात्मक होते हैं। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0, धन 1, धन 2, धन 3। ये धन 3 अलग है, ऐसा नहीं कि सबको मैं जोड़ते जा रहा हूं, नहीं, ये सिर्फ धन का निशान लगा हुआ है। धन 4, धन 5, धन 6, ऐसे, ठीक है। इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ठीक। तो ये हो गया पूर्णांक। अब इसको हम लोग समझते हैं कि मान लो इधर ये अनंत तक गया और इधर, यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक हमको नहीं पता क्या होता है और सबसे बड़ा पूर्णांक भी हमको नहीं पता क्या होता है, ठीक है। यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक हमको नहीं पता, वो होते हैं अनंत। यह बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि उसकी हम गणना नहीं कर सकते, और सबसे बड़ा पूर्णांक इतना बड़ा होता है कि उसकी गणना भी हम लोग नहीं कर सकते। अब देखिए, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्याएं कह लीजिए या ऋणात्मक पूर्णांक कह लीजिए, ठीक है। अब इतने को क्या कह सकते हैं, इतने को कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं। आप जानते हैं कि 0 से आगे जो भी धनात्मक संख्या होती है इसको हम लोग पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। अब इसमें पूर्ण संख्या में से अगर हम लोग 0 निकाल दें, 0, ठीक है, और बाकी क्या बच जाती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। अब बात करते हैं ऋण 1 से इधर जो भी है वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, 0 के इधर जो भी है यानी कि धन 1 से लेकर आगे तक धनात्मक पूर्णांक। तो क्या हमारा 0 धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो हमारा 0 न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक, 0 पर कोई आवेश नहीं होता है, 0 एक न्यूट्रल संख्या होती है, ठीक। तो 0 अगर किसी प्रश्न में आ जाता है या आपसे कोई पूछ देता है कि 0 धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक, तो हम बता देंगे कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। और एक चीज और है कि हर धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है। जैसे धन 1 के संगत ऋण 1 है, धन 2 के संगत ऋण 2 है, धन 3 के संगत ऋण 3 है, और इन दोनों को जोड़ने पर हमको 0 ही प्राप्त होता है। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। यानी कि धन 1 का योगात्मक प्रतिलोम हो गया ऋण 1, धन 2 का ऋणात्मक प्रतिलोम हो गया ऋण 2। इसको हम लोग योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। अब हम लोग पूर्णांकों के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के बारे में, कि अगर कोई भी धन पूर्णांक है, ठीक है, धन पूर्णांक में कोई सबसे छोटी संख्या भी है, मान लो 1 है, तो ये जितने भी ऋण पूर्णांक होंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे कितना भी छोटा हो, वो सभी ऋण पूर्णांकों से क्या होता है, बड़ा होता है। अब बात करते हैं कि कोई भी ऋण पूर्णांक सभी धन पूर्णांकों से क्या होगा, छोटा होगा।
ठीक है, यानी कि ये जो होते हैं धन पूर्णांक, कोई भी सभी ऋण पूर्णांकों से क्या होगा, बड़ा होगा, और कोई भी ऋण पूर्णांक सभी धन पूर्णांकों से छोटा होगा। शून्य सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। यानी बढ़ने का जो क्रम है, इसमें अगर मैं इस जितनी संख्याएं यहां पर दिख रही हैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसमें ऋण 4 सबसे छोटा है, ऋण 3 सबसे उससे ऋण 4 से बड़ा है लेकिन बाकी सबसे छोटा है, ऋण 2 और ऋण 1 सबसे बड़ा है, उसके बाद है शून्य, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ा ऋण 1 है। पूर्णांकों की बात करें तो ऋण 1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। उसके बाद धन 1, धन 2, धन 3 ऐसे ही बढ़ते जाता है, यानी कि ये इसके बढ़ने का क्रम है। अगर मैं बात करूं कि ऋण 55 और 3 में कौन बड़ा है, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ये 3 है और ये 55 ऋण 55 है। अगर कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या सिर्फ यहाँ 3 लिखा है तो इसको हम लोग धन 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 और धन 3 में कोई फर्क नहीं है, चाहे 3 लिखो चाहे धन 3 लिखो। और ये जो धन 3 है या 3 है, ये ऋण 55 से भी बड़ा है, यानी कि कोई भी धनात्मक संख्या कितनी भी बड़ी देखने में अगर ऋणात्मक संख्या लग रही है उससे बड़ा होगा। अगर हम सबसे छोटे पूर्णांक की बात करें 1 की धनात्मक, तो वो क्या है, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होगा। तो इससे हमको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पूर्णांकों का निरपेक्ष मान क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है निरपेक्ष मान निकालना, और अक्सर हमको इसकी जरूरत पड़ जाती है लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और इसलिए सवाल को गलत कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ऋण 6 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो निरपेक्ष मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन, एक लेफ्ट साइड में एक बाएं तरफ और एक राइट साइड यानी कि दाएं तरफ खींच देते हैं और बराबर 6, यानी कि सिर्फ हम इसका परिमाण लिखेंगे, इसके आगे कोई निशान नहीं लगाएंगे। हम लोग बात करें धन 6 की, तो धन 6 का भी निरपेक्ष मान यही है, यानी कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या है और उसका हमको निरपेक्ष मान पता करना है, तो सिर्फ जो संख्या है बिना किसी चिन्ह के उसको हम लोग लिख देते हैं तो उसका निरपेक्ष मान निकल जाता है। जैसे 2-3 उदाहरण और हम लोग यहां लिख लेंगे, तो ऋण 9 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 9, या धन 9 का भी निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, 9। अगर मैं बात करूं कि ऋण 8 का क्या होगा, तो ऋण 8 का भी हो जाएगा 8, धन 8 का भी क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं शून्य की, शून्य का निरपेक्ष मान क्या होता है, तो शून्य का भी निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का योग, यानी कि अगर ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है तो उसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, कौन सा निशान लगाते हैं, उसको वास्तव में क्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो कैसे करते हैं, तो बाकी बहुत सारी टेक्निकल चीजें उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। उससे पहले 1 मिनट का अनअकैडमी का ऐड देख लेंगे, कुछ ऑफर चल रहा है उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बिल्कुल स्किप वीडियो को मत करिएगा। तो दोस्तों अनअकैडमी के साथ मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस फीचर। अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ आप घर बैठे लाइव क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको हर कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। आप इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ा जाते हैं। आपको हर सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज दिया जाता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलाए जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में समय समय पर आपको दिए जाते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलती रहती है। इसके साथ ही क्रैक सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स धर्म सिंह, शरद गुप्ता और 3 अन्य लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि 24 नवंबर से स्टार्ट होगा। साथ ही कंप्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन सीटेट शरद गुप्ता, सानू कुमार और एक अन्य के द्वारा 1 दिसंबर से स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप सीटेट का रिवीजन कर रहे हैं तो कंप्लीट रिवीजन बैच कोर्स ऑन सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए गर्विता मिश्रा, दीपक हिमांशु और 2 अन्य के द्वारा चलाया जाएगा, जो कि 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा। इसके साथ ही 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच कोर्स ऑन सीटेट 2020, जो कि गरिमा मिश्रा और गर्विता मिश्रा और 2 अन्य के द्वारा चलाया जाएगा। इन कोर्सेज की खास बात यह है कि इंडिया के टॉप एडुकेटर से आपको पढ़ाया जाता है। आप किसी भी स्टेज पर तैयारी कर रहे हो, आपको फुल सपोर्ट मिलता है। इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 मंथ की फीस है 1200 रुपए, लेकिन अगर आप 3 महीने के लिए लेते हैं
तो आपको सिर्फ 3,000 रुपये पे करना पड़ता है। अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं तो आपको सिर्फ 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से 4,800 रुपये पे करना है। और अगर आप 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सिर्फ 6,000 रुपये में ही ये सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो अभी ऑफर का लाभ उठाएं, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांकों का योग, यानी दो पूर्णांक को कैसे जोड़ते हैं। धनात्मक ऋणात्मक कैसे जोड़ेंगे, धनात्मक धनात्मक जोड़ेंगे कैसे, और ऋणात्मक ऋणात्मक को कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आसान सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल अगर दे दिया है धन 4 को हमको जोड़ना है धन 6, ठीक है, धन 4 को धन 6 में जोड़ना है। तो धन 4 का मतलब 4, धन 6 का मतलब 6, यानी कि 4 को 6 में जोड़ना है। तो 4 को 6 में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं धन 10, यानी कि अगर दोनों धनात्मक है, ध्यान से समझेंगे, अगर दोनों धनात्मक है तो दोनों आपस में क्या होता है, दोनों को बिना चिन्ह के हम लोग जोड़ के धन का निशान लगा देते हैं। एक बार इसको फिर से समझते हैं, यानी दोनों धनात्मक है तो यहां पर हम धन धन भी लिख लेते हैं। और निशान क्या लगेगा, अगर धन धन रहेगा तो धन का निशान लगेगा और इन दोनों को क्या करेंगे 4 6 को जोड़ देंगे। ठीक, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोनों धनात्मक है तो दोनों को जैसे जोड़ते थे आज तक वैसे ही जोड़ देंगे और आगे धन का निशान लगा देंगे। अगर दोनों ऋण ऋण है, ऋण 5 है धन ऋण 8 है, हम लोग सिर्फ इनका जोड़ ही कर रहे हैं, ठीक है, बीच में जोड़ का निशान ही रहेगा। ये संख्या ऋणात्मक है, ये संख्या ऋणात्मक है, ये ऋण 5 है ऋण 8 है, इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है। अगर दोनों ऋण ऋण है तो ऋण का निशान लग जाएगा, यानी कि अगर ऋण ऋण है तो ऋण का निशान लग जाएगा। और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग 5 और 8 को फिर से जोड़ दो, ठीक है। फिर से समझेंगे कि अगर दोनों ऋणात्मक है तो यहां पर ऋण हो जाएगा और 8 5 13, ठीक। धनात्मक में धन का निशान लगाया, ऋणात्मक में ऋण का निशान लगाया और जोड़ की प्रक्रिया जैसे हम लोग पहले करते आए हैं आज तक वैसे ही कर देंगे, ठीक। यहां तक बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं। यह है ऋण 3 धन ऋण 3, यानी कि ऋण 3 में हमको ऋण 3 जोड़ना है तो ऋण 3 में ऋण 3 जोड़ देंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे हो गया 6, और दोनों ऋण है तो ऋण का निशान, ठीक है, ठीक। यानी कि 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और दोनों ऋण है तो ऋण का निशान, दोनों धन रहेगा तो धन का निशान। इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि घटाने में गुणा में भाग में कंफ्यूजन हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर ऋण 6 धन 0 है तो क्या करेंगे। हम जानते हैं कि जब भी किसी संख्या में हम लोग 0 जोड़ते हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, आज से अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, कोई भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है, उसी निशान के साथ प्राप्त हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं कुछ दूसरे प्रकार की। इसमें तो था दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है, इसमें ज्यादातर ऋणात्मक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, यानी कि धन 8 में हमको धन 7 जोड़ना है तो धन धन क्या होता है, धन ही होता है, और 8 7 15, यानी कि धन 15 हमारा उत्तर आ गया। तो धन धन दोनों रहेगा तो धन हमारा धनात्मक उत्तर आएगा और दोनों को जोड़ देंगे। ऋण ऋण रहेगा तो ऋणात्मक उत्तर आएगा। दोनों को जैसे अभी तक जोड़ते आए हैं हम लोग बचपन से वैसे जोड़ देंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, नहीं तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा और हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो उसको हम लोग 2-3 उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि उसको कैसे लगाएंगे। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों पूर्णांकों का योग में कि अगर एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, या फिर पहले एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, या फिर कई सारे सवाल ऐसे कई सारी संख्याएं हो जिसमें कुछ ऋणात्मक हो और कुछ क्या हो धनात्मक हो, तो उसको हम लोग कैसे
जोड़ते हैं। इसीलिए मैंने 6 उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि मैं हर प्रकार के प्रश्नों को कवर कर सकूं। तो 6 को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे। इसके पहले हम लोगों ने समझा कि अगर धन में दोनों धनात्मक है तो धनात्मक का निशान आएगा, दोनों ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का निशान आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा इसको ध्यान से समझते हैं। ये है ऋण 3 और इसमें हमको जोड़ना है धन 4 को। जहां पर निशान एक जैसा होता है वहां पर हम लोग पहले की तरह जोड़ ही देते थे, लेकिन यहां पर क्या है निशान अलग अलग है। तो ऋण 3 को जब हम धन 4 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा धन 1। लेकिन ये धन 1 कैसे आया? आपको कंफ्यूजन 2 चीज हो रही होगी कि 3 में हमने 4 जोड़ा तो 1 कैसे आया, और यहाँ ऋण भी है यहाँ धन भी है तो यहाँ पर धन कैसे आया। तो दोनों को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि जब भी 2 संख्याओं को हम जोड़ते हैं और दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है, यानी कि एक धनात्मक है और एक क्या है ऋणात्मक है, तो वास्तव में हम लोग उसको क्या करते हैं घटाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है जो कि ऋणात्मक है, यहाँ 4 है जो कि धनात्मक है, यानी कि निशान क्या हो गए अलग अलग हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को घटाएंगे आपस में, लेकिन किस में से किसको घटाएंगे? हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। यानी कि 4 में से हम लोग 3 को क्या कर देंगे घटा देंगे, हमको 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी कि 4 बड़ा है 3 छोटा है। बड़ा छोटा हम जानते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। 4 में से हम 3 को क्या किए घटा दिए। अब हमारा आ गया 1, यहां पर लिख देंगे 1। लेकिन अब निशान कौन सा लगाएंगे? हम देखेंगे कि उसमें कौन सा निशान बड़ा है, यानी कि 4 और 3 में कौन बड़ा है 4, और बड़े का निशान क्या है, यानी कि यहाँ 4 बड़ा है और इसका निशान है धनात्मक। यानी कि आगे हम लोग देखेंगे कि जिसमें बड़ी संख्या ऋणात्मक वाली रहेगी तो हम लोग ऋणात्मक का निशान लगा देंगे। यहाँ पर 4 और 3 में हम लोग इसका निरपेक्ष मान देखते हैं पहले, यानी कि 3 में और 4 में कौन बड़ा है? ऋण को भूल जाओ धन को भूल जाओ, 3 और 4 में बड़ा है 4, और 4 का मान क्या है धनात्मक, निशान है धनात्मक। तो यहाँ पर हम लोग धन 1 लिख देंगे। इसलिए मैंने इसके पहले निरपेक्ष मान पढ़ाया था। यानी कि अगर पूर्णांकों का योग हमको निकालना है और दोनों अलग अलग निशान है तो पहले हम लोग उसके निरपेक्ष मान को क्या करते हैं घटा लेते हैं। यानी कि उस पर से निशान हटा दो, उसको घटा लो, जितना प्राप्त होगा अब उसमें देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी थी और उसका निशान क्या था, और उसी का निशान हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। आगे के उदाहरण अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और ज्यादा समझ में आने लगेगा। अब हम बात करते हैं धन 5 और ऋण 7 की, यानी कि दोनों को जोड़ना है लेकिन दोनों के निशान क्या है अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। अगर निरपेक्ष मान की बात करें 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, इस निशान को भूल जाओ। 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो यहाँ पर 7 बड़ा है। तो 7 में से हम लोग क्या करेंगे 5 को घटा देंगे, 2 प्राप्त हो गया। यहाँ प्राप्त हो गया 2। अब देखेंगे कि बड़े निशान वाली संख्या कौन सी है, मतलब कौन सी संख्या बड़ी है जिसका उसी का निशान हम लोग लगाएंगे। 5 और 7 में बड़ा कौन है 7, तो हम लोग 7 का निशान क्या है ऋणात्मक, यहाँ पर लगा दिए ऋण 2। इसका उत्तर हमको प्राप्त हो गया ऋण 2। उम्मीद है अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आगे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग बात करेंगे ऋण 16 में हमको क्या जोड़ना है धन 19। ठीक है, दोनों का निशान हो गया अलग अलग निशान होने के कारण हम लोग क्या करेंगे वास्तव में इनके निरपेक्ष मान को हम लोग घटा देंगे। तो 19 में से हम 16 को घटा देंगे। घटाते कैसे हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को। ऐसा नहीं है कि इधर ये बड़ा है तो जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले को हम लोग घटा देंगे। ये हो गया 3, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3। लेकिन निशान किसका लगाएंगे, 19 वाला लगाएंगे कि 16 वाला लगाएंगे, बड़े वाले का। बड़े वाले का निशान है धनात्मक, तो हम लोग यहाँ पर धनात्मक निशान, यानी कि हमारा उत्तर हो गया धन 3। अगले सवाल में चलते हैं ऋण 9 और धन 9। इसको हमको क्या करना है जोड़ना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के निशान अलग अलग हैं, तो वास्तव में हम लोग इसमें से घटाएंगे एक दूसरे को। तो 9 में से 9 घटाए 0। अब यहाँ पर आ गया 0, इसमें कोई बड़ा नहीं है इसीलिए 0 पर कोई भी निशान नहीं लगता है, और यहाँ पर कोई भी निशान ना धनात्मक लगेगा ना ऋणात्मक लगेगा। हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि 0 पर कोई भी निशान नहीं लगता है।
आगे के सवाल में हम लोग देखते हैं ऋण 3 धन धन 5 धन ऋण 2। इसमें 2 ऋणात्मक है और 1 धनात्मक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से ऋण 3 को और ऋण 2 को क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 5। ठीक है, हम लोग जानते हैं ऋण 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 होता है, जुड़ जाता है वास्तव में। तो इसको हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं आगे कि एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो हमको और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, धन 5 धन ऋण 3 धन ऋण 2 बराबर ये हो गया धन 5 धन ऋण 5 और बराबर हमारा हो गया 0। ये धन 5 धन ऋण 5 0 कैसे हुआ, जैसे ऋण 9 धन धन 9 हुआ था। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसमें जितने ऋणात्मक है उनको एक साथ जोड़ दो, जितने धनात्मक है उनको एक साथ जोड़ दो। जैसे क्या कर सकते हैं, इसको आखिरी सवाल है, धनात्मक वाले को एक पास लेकर चले आओ, धन 1 धन धन 3 धन ऋण 2 धन ऋण 4। ठीक है, इन दोनों को हम लोग हल कर लेंगे, पहले जैसे करते थे धन धन, ये हो जाएगा धन 4 धन धन 4 हो जाएगा, 3 1 4 और धनात्मक निशान, और दोनों ऋणात्मक है ये भी जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएंगे ऋण 6। अब यहां पर दोनों के निशान क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और अलग अलग निशान होने पर हम क्या करेंगे, इनके निरपेक्ष मानों को घटा देंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, 6 में से 4 घटा देंगे, 2 हो जाएगा, और निशान कौन सा लगेगा, जो बड़ा रहता है, जो संख्या निरपेक्ष मान जिसका बड़ा रहता है उसी का निशान हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारा पूर्णांकों का योग लगाने का तरीका था, हम लोग इसको पूरी तरीके से सीख लिए। अब एक चीज हम इसके साथ कुछ इसके प्रगुण भी सीख लेते हैं कि पूर्णांकों का जब हम योग लगाते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से उसके गुण हैं, वो भी हम लोग जान लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों पूर्णांकों के प्रगुण में हम लोग पूर्णांकों के योग का प्रगुण पढ़ेंगे, जो कि मुख्य रूप से 3 है। जैसे पहले संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण का मतलब ये हो गया कि 2 पूर्णांकों को जब भी हम जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या हमको पूर्णांक ही प्राप्त होती है। जैसे धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 0 ऋण 1 ऋण 2, यानी कि या तो धनात्मक होगी या तो ऋणात्मक होगी या तो 0 होगी। अभी तक के सभी उदाहरणों के द्वारा हम लोगों ने देखा है, या तो धनात्मक आ रही थी या तो ऋणात्मक आ रही थी या 0 आ रही थी, लेकिन वो सारी की सारी संख्याएं क्या आ रही थी, पूर्णांक ही आ रही थी। तो यानी कि जब भी हम 2 पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमको तीसरा पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो इसी का मतलब हो गया संवरक प्रगुण को वो फॉलो करता है, यानी कि पूर्णांकों को जोड़ने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अब आते हैं क्रम विनिमय प्रगुण पर। क्रम विनिमय क्या होता है, जैसे 2 पूर्णांकों को अगर हम जोड़ते हैं, धन 2 धन ऋण 3, ठीक है, और ऋण 3 धन धन 2, यानी कि अगर हम इसके जोड़ने का क्रम बदल दें, इसमें धन 2 को हम लोगों ने पहले लिखा है और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ऋण 3 को पहले लिख दिया है, धन 2 को बाद में लिख दिया है। तो अगर हम इसका क्रम बदल दें तो क्या वास्तव में वही योगफल आएगा या कुछ और आएगा? तो ये इसमें जोड़ने पर हमारा ऋण 1 आएगा और इसको भी जोड़ने पर हमारा ऋण 1 आएगा। यानी कि अगर हम लोग पूर्णांकों का क्रम बदल दें तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उसके योगफल पर। तो इसलिए योग का जो प्रगुण है वह क्रम विनिमय प्रगुण को फॉलो करता है। अब देखते हैं साहचर्य प्रगुण। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझेंगे। तो साहचर्य प्रगुण में जैसे ये 3 पूर्णांकों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 पूर्णांकों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लो, फिर इसको जोड़ो, या फिर पहले इन दोनों को जोड़ लो, इसको जोड़ो। दोनों तरीके से क्या होगा, हमारा जो योगफल आएगा वह बराबर ही आएगा। और दोनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या हमारा योगफल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, फिर इसके बाद इसको जोड़ लेंगे इस वाले में, और दोनों तरीके से देखेंगे। तो धन 5 और ऋण 3 कितना हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा, और फिर धन ऋण 4, यानी कि हमारा ऋण 2 उत्तर आ जाएगा। अब धन 5, इसको क्या लिखेंगे, धन 5 धन ऋण 3 और ऋण 4 हो गया ऋण 7, यानी कि यहां भी हमारा ऋण 2 उत्तर आ गया। तो
योग का जो प्रगुण है वह साहचर्य प्रगुण को फॉलो करता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पूर्णांक की अवधारणा समझी, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान समझा, पूर्णांकों का योग करना सीखा कि कब कौन से निशान आते हैं, इसके साथ कुछ हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। आगे की वीडियो में हम लोग पूर्णांकों का घटाना कैसे लगाते हैं, कौन से निशान कब आते हैं, पूर्णांकों का गुणा कैसे करते हैं, पूर्णांकों का भाग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और उसके अगले पार्ट में हम लोग बोर्ड मास, यानी कि जैसे यहां हमने ब्रैकेट का यूज किया तो इसको कैसे यूज करते हैं, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, उन सबको कैसे सही तरीके से यूज करते हैं। बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से यूज करते हैं या उसका मतलब नहीं जानते हैं। तो सब कुछ हम लोग आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू, बाय बाय।